Welcome back with the next lecture of accounting concepts and conventions. क्या देखा अभी तक अपने? Let us quick revise. याद है नहीं है? ऐसा कुछ हमने चालू किया था? हाँ? Yes. कोई नहीं, साइलेंट कर दो. स्टार्ट करें. चलो, क्या क्या देखा था हमने कॉन्सेप्ट्स में? व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट? Universal ideas which are accepted worldwide. Okay. And what do you mean by conventions? They are derived by usage and customs. So, in short, what are these concepts and conventions? They are principles. They are based to start with accounts. याद आ रहा है? Then what we did? We listed few concepts. कौन से थे? तो बोलो business entity concept, then cost, then money measurement, then accounting period or periodicity concept, then full disclosure concept, फिर going concern, then accrual concept, then double entry, matching, consistency, revenue recognition, materiality and prudence. ऐसे कर करके हमने कितने 13 कॉन्सेप्ट्स को लिस्ट डाउन किया था. ठीक है. एंड वी स्टार्टेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? वी डिस्कस्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, देन we discussed going concern and we discussed periodicity. तो इतना हमारा डिस्कशन हो गया है. अब आगे, अब तक आपने देखा वो खत्म हुआ. So now we move to the another concepts. So let us start with the money measurement concept. What do you mean by money measurement concept? Huh? All transaction, events, event transaction event. बताओ क्या? मनी मेजरमेंट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अच्छा, जैसे कि ओनली मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. नॉन मॉनेटरी आर नॉट रिकॉर्डेड. स्ट्राइक हो गया, फायर हो गया, वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसका मतलब ये है कि नहीं, फायर रिकॉर्ड करते हैं. आग लगी, लॉस होगा तो रिकॉर्ड करेंगे. चोरी हुआ, रिकॉर्ड करेंगे. बट कुछ गया ही नहीं तो चोर से सेफ टूट ही नहीं पाया. बोलो, तो चोरी नहीं कहा जाता. ऐसा थेफ्ट हैपेंड बट नॉट सक्सेसफुल. हाँ, ऐसा करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? नहीं. दीवार में बोलता है आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो मैं बैलेंस शीट में ऐसा लिख सकता हूं, हाउस 4, बंगलो 5, गाड़ी
लैम्बोर्गिनी 3, फरारी 4, ऐसा लिख सकते? नहीं, तो कैसे लिखेंगे इसको? अमाउंट के साथ लिखेंगे, पक्का? फिरना नहीं फिर, पक्का? ओके, लैम्बोर्गिनी $1 lakh, then Mercedes 40 lakhs rupees. हाँ, सेम यूनिट में होना चाहिए, तो कौन सा सेम? डॉलर में कि रुपीज में? हाँ, रुपीज में, पक्का? This is what the answer is expected from you. There is a difference between 12th standard and chartered accountancy question papers. समझ में आ रहा है? Money measurement, only monetary transactions are recorded in money terms. इधर आंसर खत्म नहीं होता है. Again, not same currency. No. No. You have to write reporting currency. Reporting currency means जिस कंट्री में जो करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करने पड़ते हैं वही करेंसी में हमको बनाने हैं. यूएस में अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो देन इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. If you are preparing financial statements in India, then it would be in terms of rupees. समझ में आ रहा है? Now, for example, a US-based MNC has its subsidiary company in India. For example, a US-based MNC has its subsidiary company in India, and उसके अकाउंट्स इंडिया में तो बनने ही वाले हैं. उसके अकाउंट्स इंडिया में तो बनने ही वाले हैं, तो वही अकाउंट्स इंडिया में रुपीस टर्म्स में बनेंगे. बट जब वही अकाउंट्स वो यूएस में इनकॉर्पोरेट करेगा देन द होल बैलेंस शीट इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू डॉलर्स. व्हाई? बिकॉज रिपोर्टिंग करेंसी ओवर देयर इज डॉलर्स. समझ में आया? सो व्हाट वुड बी आवर आंसर? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज दैट ईच एंड एवरी transaction or event should be recorded in business but only in monetary terms, and that too in a reporting currency. So जिस कंट्री का जो रिपोर्टिंग करेंसी है उसके हिसाब से हमको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं. समझ में आया? क्लियर है? दोपहर का टाइम है, खाना खा के आए हैं, तो धीरे धीरे फूड वुड बी गेटिंग ओवर योर माइंड एंड माइंड वुड बी गेटिंग ओवर टू ड्रीम्स एंड यू वुड बी स्लीपिंग आईज वाइड ओपन. बराबर है? वो भी एक आर्ट है, आंखें खुली रख के सोना. बराबर है? सबको लगेगा कि कितना अटेंटिव है, इधर मेरे सामने ही देख रहा है. बराबर है? हाँ, पलके भी नहीं चपका रहा है. बट किसको क्या पता बैक ऑफ द माइंड में कहां घूम रहा है. सो दिस इज व्हाट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. क्लियर? सो वी कैनॉट रिकॉर्ड समथिंग लाइक दिस दैट 4 हाउस एंड नंबर वाइज. नो, you have to convert each and everything. asset है तो in terms of money, liability है तो भी in terms of money, income expenditure account in terms of monetary terms only. so again exchange barter भी अगर हुआ है, if you are exchanging something, if you are having a barter system, then those transactions are even to be valued in terms of money. Just for example, मेरा क्लासेस हैं, ठीक है, एंड यू विल हैव टू पे फीस. आप अगर इधर अटेंड कर रहे हो तो आपको फीस देना है. नाउ लेट्स से एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज इनटू द फर्नीचर बिजनेस एंड आई वांट बेंचेस एंड आई वांट टू ऑर्डर द बेंचेस. Okay,
So what we can think of, first you pay me fees in cash, I will buy benches from you and I'll pay cash to you or check to you. Otherwise what we can do, सर जितना फीस है ना उतना माइनस कर लेना, बराबर है कि भाई इतने फीस में इतना बेंच आएगा, 4 बेंच आएगा, बराबर है, तो ठीक है भाई 4 बेंच दे देना. Now I cannot write in my books of accounts that I bought 4 benches in exchange of 1 student fees. ठीक है, I have to value in monetary terms. I have to presume that I have received my fees and I have expended as well. समझ में आ रहा है? So even if there is an exchange or barter, it has to be monetized. It has to be bring to some equilibrium point. Clear? Any doubts? Okay. So we move to next concept. So money measurement खत्म. चलो full disclosure. What do you mean full disclosure? Full disclosure का मतलब क्या? Okay. One sir. 4th, 5th. Full disclosure, you are saying that public limited company has to disclose. क्या disclose करना पड़ेगा? Statements उनको करना ही है. That is, anyways, they have to get published. If it is listed public limited company, if it is listed public limited company, listed बोले तो जिसका shares stock exchange में listed है, बराबर है, which is common to all, the whole public. There can be 2 types of public limited companies. One is closely held company and one is public listed company. Closely held company और listed company में difference क्या है? पब्लिक लिमिटेड मैंने बोला वैसे 2 टाइप का हो सकता है. कौन सा? वन इज कॉल्ड एज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी. लिस्टेड कंपनी. ओके, सो which those public companies whose shares are listed on stock exchange, let's say BSE है, NSE है और कोई recognized stock exchange पे उनके shares listed है, then they are called as a listed public limited company, which is open to all. Which is open to all means any person can invest in the company, any person can subscribe the share of the company, whereas this closely held companies are no doubt they are also public company, but their shares would be issued to the relatives, friends of directors or a kind of their own group, you can say. Okay, so जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं हैं उनको हम क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं और जिनके शेयर्स लिस्टेड है उनको हम लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कहेंगे. और एक टाइप का कंपनी आता है उसको कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं. ठीक है, और एक कंपनी आता है दैट इज वन मैन कंपनी. बराबर है क्या? नो, सोल प्रोप्राइटर नहीं, 1 पर्सन कंपनी. 1 मैन बोला मैं, आप पर्सन ले लो. मैन में वापस है आप लोग को ऐसा लगेगा सर वुमन क्यों नहीं आया इधर, सो 1 पर्सन ले लो, 1 पर्सन कंपनी. ठीक है, सो 1 पर्सन कंपनी, इट इज नॉट अ सोल प्रोप्राइटर. हाँ, इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटर. बराबर. सोल प्रोप्राइटर में लायबिलिटीज अनलिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी में लायबिलिटीज लिमिटेड. ओके, यस. तो हाँ, ये तो टाइप्स ऑफ कंपनी बातों बातों में डिस्कस हो गया. हम तो थे डिस्क्लोजर पे. हाँ, ओके, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में आपको ऐसा लगता है सर सेम ही क्राइटेरिया, क्लोजली हेल्ड और प्राइवेट लिमिटेड में सेम है क्राइटेरिया? नो, देयर इज स्टिल अ डिफरेंस between both in terms of the management part. Okay, that you will be learning in law better.
जब आप इंटरमीडिएट में कंपनी लॉ पढ़ेंगे या तो फाउंडेशन में भी जब कंपनी लॉ चालू होगा ना, देन मैडम विल बी टीचिंग यू इन डिटेल, ठीक है। सो आई एम नॉट टेकिंग दैट लॉ पार्ट नाउ, ओके, वी आर ऑन टू अवर डिस्क्लोजर पार्ट। यस, फुल डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में। मैं कितने में रॉ मटेरियल लाता हूं, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सब जो नेसेसरी होगा वो, ये सब भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या दुनिया को? आज रिलायंस कैसे प्रॉफिट कमाता है पता है आपको? उनका रॉ मटेरियल कितने में आता है पता है? पिज्जा हट वाले का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है पता है? चलो वो छोड़ दो, मोबाइल एप्पल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है पता है आज तक? नहीं। कितने में बनता है उसका मोबाइल पता है? नहीं। क्यों नहीं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, तो डिस्क्लोज तो सब करना पड़ेगा उसको, क्यों नहीं करता है? कभी सोचा है? तो फिर फुल डिस्क्लोजर को जस्टिफाई कैसे करेंगे? बराबर। ओके, सो नाउ that is what I want you to think logically and practically, बराबर है। Full disclosure, no doubt, they say that everything is to be disclosed, but at the same time they also say that no vital informations are required to be disclosed, no secret informations are required to be disclosed, बराबर है। आपको डिस्क्लोज क्या करवाना है? तो बोले आपको ये सब डिस्क्लोज नहीं करना है। एक मैंने always take a base, क्या base? What is accounts? Always take a base. What is accounts? It is a language of a business, बराबर है। तो लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस में हमारा काम यही है कि सामने वाले को बैठे बैठे हम उसको समझा दे हम क्या कहना चाहते हैं। लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस का मतलब क्या है? विदाउट स्पीकिंग टू एनीवन, हर एक शेयर होल्डर को घर घर जाके नहीं बताने वाले, हर एक बैंकर और इन्वेस्टर को घर घर जाके नहीं बताने वाले, बट हम बैठे बैठे इतना तो उनको कन्वे कर ही सकते हैं कि हमने ये किस बेस पे अकाउंट्स बनाया है। सो दैट बेस वुड बी कवर्ड अंडर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, you have to disclose accounting policies, what accounting policy you follow. Just for example, to depreciate an asset there are various methods, straight line, reducing balance, etc, etc. Okay, so if you are depreciating an asset for the first time, then you should disclose कि हमने ये asset को ये method से depreciate किया है। फ्यूचर में अगर आपका मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज हो रहा है ड्यू टू लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये साल से हमने हमारे जो असेट को हम डिप्रिशिएट करते आ रहे थे एसएलएम से, अभी उसको हमने डब्ल्यूडीवी में चेंज किया है। हम स्टॉक को कौन सी वैल्यू से मींस कौन से मेथड से वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस, या तो कॉस्ट या तो मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू से हम वैल्यू करते हैं स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को। समझ में आ रहा है? सो दीज आर सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर टू बी डिस्क्लोज्ड कि भाई डायरेक्टर के रिलेटिव्स कौन कौन है, डायरेक्टर ने अपने रिलेटिव्स के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया है, ताकि हमको पता चले कि भाई ये सब खिचड़ी घर में तो नहीं पक रहा है। ओके, डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? ये डायरेक्टर है, ये उसका रिलेटिव है, बराबर है। तो बोले मार्केट में अगर मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूं, लेट्स से मोबाइल, कंपनी क्या बनाता है? कंपनी बनाता है मोबाइल। ओके, मोबाइल का रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टर अगर मार्केट से परचेस करेगा, अगर वो मार्केट से परचेस करेगा तो उसको वही रॉ मटेरियल लेट्स से 5000 में मिलेगा। बट डायरेक्टर क्या करता है? उसके रिलेटिव वाइफ को बोलता है कि तू भी एक कंपनी ओपन कर, तू मार्केट से परचेस कर। तो वाइफ का जो कंपनी है प्रॉफिट
इधर भी हाई रेटेड परचेज, हाई वैल्यू परचेज से फायदा क्या, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, बराबर है। और प्रॉफिट भी कहां गया, घर में ही गया, ठीक है। ओनली बिकॉज ऑफ रिलेटिव डायरेक्टर इज पेइंग 3000 मोर, ठीक है। सो ये now why, because the loss is not certified. लॉस कब सर्टिफाई होगा, जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। लेट्स आग लगी 25 मार्च को, बराबर है, और बैलेंस शीट तो बनेगी 31 मार्च को, बराबर है। बट ये लॉस का पैसा आते आते हो सकता है मई हो जाएगा, 15 मई हो जाएगा, बट 31 मार्च को एज एन ऑडिटर यू विल हैव टू पुट ऑन पेपर्स कि भाई आग लगी है, शेयर होल्डर्स को बताना तो पड़ेगा कि आग लग गई है, ये अपेरेंट अप्रोक्सीमेटली लॉस हो सकता है सब्जेक्ट टू वॉट एवर कंपनसेशन वी रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। और एल्स ऑडिटर एक स्टेटमेंट भी दे सकता है कि हमारे हिसाब से इतनी वैल्यू का लॉस है, हमने इतनी वैल्यू के लिए क्लेम में रखा है पेपर्स, एंड लेट इट बी डिसाइडेड व्हेन द क्लेम इज वंस अप्रूव्ड। तो ये लॉस जस्टिफाई कब होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जस्टिफाई होगा। बट पोजीशन तो हमको कब का बताना है, 31 मार्च का। तो वो पोजीशन के लिए हमको एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि भाई आग लगी है और ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कंटिंजेंसी के तौर पे। समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज अनदर विच इज टू बी डिस्क्लोज्ड, बराबर है। और क्या डिस्क्लोज, किसी ने हम पे केस कर दिया, बराबर है, और हम पे सूट फाइल कर दिया फॉर लेट से 50 लाख रुपीस, कुछ इंफ्रिंजमेंट हुआ होगा हमसे या तो कुछ गलती हो गया होगा, बट अभी तक कोर्ट ने तय नहीं किया है, कोर्ट का फैसला नहीं है ये कि हमको 50 लाख भरना ही है। हमने भी सामने फाइट बैक किया, नाउ इश्यू इज गोइंग इन कोर्ट, ओके। सो वेदर इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड, whether it is to be disclosed, we have to disclose by notes to account, by notes to account. There may be contingent liability, there may be contingent asset, बराबर है, वो चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट असेट। बट एक बार अपने शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, इन्वेस्टर्स को ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी पे किसी ने केस किया है, ठीक है। बैलेंस शीट इफेक्ट नहीं हो रहा है, P&L इफेक्ट नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा है बोले तो फिगरेटिवली देयर इज नो चेंज, देयर इज नो इंपैक्ट, अकाउंटिंग एंट्री वाइज देयर इज नो इंपैक्ट, बराबर है, बट इट हैज इंपैक्ट ऑन द इमेज ऑफ द बिजनेस, हेंस वी हैव टू शो, क्लियर? सो दैट इज व्हाट अकाउंटिंग, सॉरी, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ओके। सो ऑल फैक्ट्स आर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, द सीक्रेट फैक्ट्स need not to be disclosed, but the material facts are to be disclosed, which will change one's decision, which may change one's decision to invest or not to invest in a company. Such kind of facts should be disclosed, okay. That is what full disclosure concept says, and again it is a universal concept,
अभी तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? डाउट है तो पूछते रहना। फुल डिस्क्लोजर खत्म। डबल एंट्री, व्हाट डू मीन बाय डबल एंट्री कॉन्सेप्ट? एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल इफेक्ट, पक्का? कोई सिंगल नहीं होता है? हाँ, सिंगल होते हैं। कॉन्ट्रा भी तो डबल ही होता है ना? नहीं होता है सर, हम तो सिर्फ सी लिख के छोड़ देते हैं। यस, whether all transaction will have compulsory double effect or there are certain transaction having single effect? हाँ, देखा है क्या कभी आज तक? सी, एक चीज आता है, अकाउंट्स इज अ साइंस, है ना? अकाउंटिंग इज अ साइंस, अकाउंट इज एन आर्ट, है ना? ऐसा सब फिलोसॉफिकल चीज आता है, अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स। तो जब अकाउंट साइंस एज अ साइंस बोलते हैं ना, देन व्हाई दे स्पीक इट एज अ साइंस? बिकॉज सी साइंस हैज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। H2O बोले तो इधर भी वाटर, यूएस में भी वही चीज वाटर ही होता है, बराबर है? सो दे हैव यूनिवर्सल प्रिंसिपल, लाइक अकाउंट्स दे हैव आल्सो हैव दैट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। क्लियर है? Hence it is called as a science. But one more law of science also comes into action. क्या? Newton's law. Every action has equal and opposite reaction. If there is going something, then for sure a reason there is incoming something. Okay. In business, whenever there is going out something, then for sure it is going out for a reason, something is going to come in. And if something is coming in, then it is for sure that it is for the purpose of going out. Okay. So this dual aspect says that you have to balance it both. You have to balance it both. And if you learn the art of balancing, योगा क्या बैलेंस कराएगा? हमसे सीखो हम कैसे बैलेंस करते हैं सस्पेंस डाल डाल के, बराबर है? So that is what an art of double entry system, that होता था पहले। सिंगल एंट्री सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टिल एग्जिस्ट, बराबर है? बट इफ यू वांट टू गो यूनिवर्सल, then you will have to follow double entry. If you want to go universal, if you want to go expand your business, if you want to increase your footsteps in other countries, other states, then you will have to maintain accounts as per dual entry system, whereby for each and every transaction there would be one effect and there would be another effect. So both the effects can either be called as a debit or credit. Okay. या तो वो डेबिट हो सकता है या तो वो क्रेडिट हो सकता है। क्लियर है इतना? चलो अभी ये मुझे बताओ कि किन किन लोगों को अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने में दिक्कत आता है। हाउ मेनी ऑफ यू फेस अ प्रॉब्लम फॉर पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री? सोचना पड़ता है 10 बार, 2 बार तो सोचना ही पड़ता। ठीक है। सो आई विल बी क्लियरिंग योर दिस फियर इन आवर वेरी नेक्स्ट चैप्टर, बराबर है? जब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे, दीज आर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, वी विल बी स्टार्टिंग विथ अ काइंड ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, पासिंग अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ऑल, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ऑल। ठीक है, तब मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एज फार एज अकाउंटिंग एंट्रीज आर कंसर्न। यू हैव टू थिंक 4 to 5 steps, and if you mark it correct, then your accounting entry is 100% okay. Okay, तो ये है मेरा डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम।
नाउ व्हाट डू मीन बाय materiality concept? Yes, what do you mean by materiality concept? और बताओ, बोले तो एग्जाम्पल। वो नहीं करेगी। हाँ से सर ऐसा मुफ्त में रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं करेगा। रिकॉर्ड तो होगा ही, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। हाँ, चाहे पेटी कैश में करो चाहे कैश में करो, बट रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना। और कुछ बताओ, तांसु बताओ। असेट नहीं बताएंगे, तो सम में ट्रीट इट एज एन असेट एंड सम में ट्रीट एज अ स्टेशनरी। ओके, नाउ this is not because of materiality concept, this is because of nature of business. yes, पढ़ा तो बहुत बार होगा ना। 11 पास कैसे किया? ये सब तो 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स। यस, पता है, सेकंड चैप्टर याद ही नहीं है। मटीरियलिटी, हिंट ये रहा जो आपने बोला, बराबर है, चलो मान लिया। दिस इज ऑल्सो ओके, इवन दिस इज ऑल्सो ओके, डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आई वॉन्ट सम गुड एग्जाम्पल था, सो एग्जाम्पल। स्टेशनरी की बात इतनी इतनी हजम नहीं हुई, और कुछ बताओ। नहीं, देयर इज सम कॉन्सेप्चुअल मिसमैच। पहला एग्जांपल भी सेम ऐसा ही था, सेकंड एग्जांपल भी सेम ऐसा ही था, सो देयर इज सम कॉन्सेप्चुअल मिसमैच। ओके, that again the same, but it has no relation with the materiality। ऐसा है materiality, हाँ, materiality is something that, एकदम सिंपल वर्ड्स में कहूं ना तो लेट्स से सीए स्टूडेंट, मटीरियलिटी क्या क्या मायने रखता है वो चीज, कैसे?
बीकॉम और 12th स्टूडेंट, ठीक है, एंड सीए स्टूडेंट। लेट्स से 4 पेपर्स, 4 पेपर्स दोनों जगह पे मान लो, वैसे 6-7 होंगे 12th में, 5 बीकॉम में 6 होंगे, कुछ 7 है, ग्रेट। अब पासिंग, पासिंग कैसा होगा? 35, 30% ये 33, चलो राउंड ऑफ मैंने 35 ले लिया, 35, 35, 35 बराबर है, पास। क्लियर? अपने इधर पेपर वाइज पासिंग 40, 40, 40, पास, फेल कितना चाहिए? चलो ऊपर का सब अबव 40, फिर भी टोटल 199, फेल। नाउ व्हाट इज एन importance of that 1 mark? What is importance of that 1 mark to CA स्टूडेंट? और इधर कहीं पे एक बार 36 आ गया तो क्या? इधर अगर 199 स्कोर आया तो पार्टी देगा, बराबर है। 35, 35, 35 तो ठीक है, वो तो पासिंग चाहिए, बट चलो इधर 199 स्कोर आ गया तो क्या होगा? पार्टी देगा। पास तो ठीक है, पास होने नहीं वाला था, पास हो गया, ऊपर से 199 तक चला गया स्कोर, बराबर है, पार्टी देगा। इधर 1 मार्क, वही 1 मार्क, इसको मिला 1 मार्क, 200 हुआ, कोई फर्क पड़ेगा इसको? 199 से 2000 कहां हो गया? 199 से 1 मार्क अगर एक्स्ट्रा हुआ तो क्या बीकॉम या 12 स्टूडेंट को कोई फर्क पड़ेगा? कितना कीमती है 1 मार्क सीए स्टूडेंट के लिए? कंपनी टू कंपनी डिफर्स द वैल्यू ऑफ दैट 1 मार्क, स्टूडेंट टू स्टूडेंट इट डिफर्स द वैल्यू ऑफ दैट 1 मार्क। बॉयज वर्सेस गर्ल्स, girls scoring 98% and boys scoring 35%. Who are more happy? Boys. They'll celebrate. And girls will think 99 क्यों नहीं आया, है ना? Materiality concept समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंट्स। आजकल मीम्स बहुत बनते हैं अंबानी पे, पढ़ते नहीं पढ़ते? ऐसे जा रहा था, वॉलेट गिर गया तो स्विस बैंक बन गया, है ना? आई डोंट नो, मैं तो पढ़ते रहता हूं। सो रिलायंस एंड आवर बिजनेस, आवर बोले तो सब लोग, सब लोग का खुद का बिजनेस। आपको खुद अज्यूम करना है कि कितना झटका लगा आपको, बराबर, वो महसूस करना है कितना झटका लगा। चोरी हो गया 2 लाख रुपए का, इधर भी चोरी हुआ 2 लाख रुपए का, किसका झटका, किसको ज्यादा लगेगा? लूट गए, बर्बाद हो गए, बराबर है। रोते रोते 15 दिन हो जाएंगे, सोचते सोचते महीने निकल जाएंगे, 2 लाख रुपए गए कहां पे? और इधर वो फोन करेगा कैशियर साहब, ड्रॉवर से 2 लाख रुपए चोरी हो गया। अरे छोड़ना, उतना तो मेरा 2 सेकंड का तूने टाइम वेस्ट किया, उसमें चला गया। समझ में आ रहा है कितना झटका लगेगा? बोलो ये तो बेटा टिप देता है, निकाल लिया होगा किसी ने कोई, ठीक है।
ऐसे ऐसी फालतू बातों के लिए परेशान मत किया करो, बराबर है? समझ में आ रहा है? दैट इज मटीरियलिटी. हु विल रिकॉर्ड, who has to rather record as per full disclosure? Our business, we have to record it with full disclosure कि आग लगी या तो चोरी हुई, इतने का कैश गया, इतने का असेट गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसका तो बैलेंस शीट ही करोड़ में बनता है, तो 2 लाख को 0.000 करके कहां दिखाएगा ये? समझ में आ रहा है? कहीं पे दिखेगा भी नहीं. मटीरियलिटी, ही मे नॉट रिकॉर्ड. अकाउंटिंग पर्पस ही मे हैव रिकॉर्डेड एज अ थेफ्ट, बराबर है? अकाउंटिंग एंट्री पास किया होगा, बट ही नीड नॉट टू डिस्क्लोज इट, he need not to show it to the shareholders due to materiality concept. और बाई चांस अगर रिकॉर्ड करना भूल भी गए तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, ऐसी छोटी मोटी चीज शायद रह भी गई तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. दैट इज कॉल्ड एज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब एक ही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है वो क्या हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, देन इट डिपेंड्स कि कितना झटका लगा, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. हमारे यहां पे 100 रुपए चोरी हो गया, करेंगे रिकॉर्ड? नहीं करेंगे. अरे यार छोड़ना, भूल गए, कहीं पे तो वड़ा पाव खा लिया होगा, बराबर है? 200 को पार्टी दिया होगा, याद नहीं है, भूल जाओ. 50-100 रुपया भूल जाओ. समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज वी may not have value of that 100 rupees now, but the person who is starving, he may have value of that 100 rupees. Okay, that is materiality. So it differs upon case to case, it differs from business to business, it differs from industry to industry. That is materiality. And the concept says that only material facts has to be recorded. Not all facts has to be recorded, only material facts and transactions are to be shown or recorded. Clear? समझ में आया? Okay. So that is what a materiality concept. So now we are left with cost concept, then accrual concept, कंसिस्टेंसी. चलो कंसिस्टेंसी को मैं भी ले लेता हूं. रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, एंड कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म. ओके, सो कौन सा नहीं लिया? कंसिस्टेंसी. सो लेट अस डिस्कस कंसिस्टेंसी नाउ. व्हाट डू मीन बाय कंसिस्टेंसी? whatever method you choose, whatever policies you take, let's say 12 years का अपने periodicity के हिसाब से ले लिया, and you also have chosen that my accounting year would be April to March. तो आप हर साल चेंज नहीं कर सकते. बोले हमको कुछ तूफानी करना है, तो बोले फर्स्ट ईयर हमने अप्रैल टू मार्च रखा, सेकेंड ईयर हम जैन टू दिसंबर रखेंगे, 2-3 साल वो देखेंगे कैसा लगता है, फिर वापस हम अप्रैल टू मार्च कर देंगे. ठीक है? नो, whatever policies or concepts you choose, you have to follow it consistently, unless otherwise need arises, the desperate need arises, or law ask you to change. अगर लॉ बोलता है, लेट्स से कल उठ के मोदी जी ने अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट चेंज ही कर दिया, बोले सबको जैन से लेके दिसंबर फॉलो करना है, विच मे कम इन कमिंग ईयर्स. ओके, अप्रैल टू मार्च का कॉन्सेप्ट ही स्क्रैप कर दिया. अब क्या कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं. लॉ ने बोला है चेंज करने को, तो करना ही पड़ेगा. फिर कंसिस्टेंसी
को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू फॉलो कंसिस्टेंटली एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू फॉलो डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, इन शॉर्ट, whatever method you follow, whatever policies you follow to prepare your accounts, it should be consistent unless otherwise any need arises or statute prescribes or there is some change in management. ओके, पहले मेरा कंपनी लोकल कंपनी था, आई वॉज डीलिंग इन वापी एंड सराउंडिंग एरियाज. नाउ ऑल ऑफ सडन वन एमएनसी केम एंड इट टूक ओवर माय कंपनी, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया. तो अभी मुझे 100% मेरा कंसिस्टेंसी को चेंज करना ही पड़ेगा नाउ, बिकॉज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मी, आई एम मर्ज इनटू एन एमएनसी. तो उनके तौर तरीके हमको फॉलो करने हैं, तो मेरी सारी पॉलिसीज चेंज हो जाएगी. क्लियर है? ओके, सो दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी. कंजर्वेटिज्म, बोलो कंजर्वेटिज्म क्या है? व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट? यस, कंजर्वेटिज्म. That is a definition of conservatism. Okay, so you say that future losses has to be recorded, ऐसा, and future incomes are ignored. Why? क्या रीजन हो सकता है इसका? So from बचपन से हमको एक चीज सिखाई जाती है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर प्लान बी. इफ प्लान ए फेल्स देन देयर शुड बी प्लान बी. प्लान बी फेल्स देन वी हैव स्टिल 24 कैरेक्टर्स लेफ्ट. कौन कहा रहा? ओके, इन शॉर्ट, you should be ready for the worst come worst scenario. Conservatism concept is a conflicting concept. Going concern कहता है कि always you think positive, कि आपका ये बिजनेस है चलता रहेगा. बराबर है. साथ में कंजर्वेटिज्म हमको ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आपको नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, फ्लो होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, अगर वो चीज नियर टू कंफर्म है, देन यू शुड बुक इट नाउ. Why? Because it will help you to safeguard your future. बट अगर कोई फ्यूचर में इनकम होने वाला है, कोई लेट से मुझे सेल ऑर्डर मिलेगा, या तो ऐसा सोच लिया कि भाई लॉटरी लगने वाला है, देन आई हैव टू इग्नोर सच फ्यूचर इनकम्स. दैट इज ख्याली पुलाव नहीं पकाने के. ठीक है, बट अगर वो ख्याली पुलाव बिगड़ गया तो सबसे पहले लिख दो. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट
in simple words it says that ignore all, इसको बड़े से हैंडराइटिंग में हमको लिखना है, ignore all future incomes and gains. What is the difference between income and gain? What is the difference between income and gain? Incidental to us, and incomes are recurring. Okay. Any specific example for gains? Winning of a court case can be gain for us. Or lottery gain. Incomes normally mean to have whatever we earn from our regular business. अगर मेरा फर्नीचर बेचने का बिजनेस है और फर्नीचर बेचने पे मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, then it is called as an income. But my business profit, but कैसा वाला profit? Capital profit. That is called as what? Capital profit. Okay. Income can be subdivided into revenue income and capital income. Revenue income deals with what? Regular course of business, whatever you earn from the regular course of business. But what do you mean by capital income? Other than regular business, sale of asset ले लो, बराबर है, anything, something like that, but it should not be related to my business. Let's say shares, share premium is a what? Capital profit. Okay. Still my question is, what do you mean by gains? तो वो इधर आ गया. हाँ, और वो इनकम का ही दो पार्ट हो गया. गेन्स, lottery, yes, you can say. Unexpected profit. Can you elaborate with example? Bad debts recovered. No, it is a regular business income. वो अगर bad debts अगर expense business का है तो income भी business का ही है. See, gains क्या बोलेंगे? नॉर्मली ये मैं इंटरमीडिएट में जब टैक्सेशन पढ़ाता हूं तब समझाता हूं, बट स्टिल अभी जैसे इधर टॉपिक निकला है तो आई विल गिव यू जस्ट हिंट. व्हाट डू मीन बाय गेन्स? अगेन गेन्स कैन बी रेवेन्यू और इट कैन बी कैपिटल. इवन गेन्स कैन बी रेवेन्यू और गेन्स कैन बी कैपिटल. ठीक है. लेट्स से me, chartered accountant, normally one of our duty is to fight income tax cases for our clients. ठीक है कि भाई इनकम टैक्स में अगर कुछ भी लफड़ा हुआ या तो कोई केस क्लाइंट पे लगा, कोई पेनल्टी लगा, देन विल फाइट बैक. तो मेरे नेबर में ही लेट्स से देयर इज अ दादाजी, ओल्ड मैन, बराबर है, उनको इनकम टैक्स का नोटिस आया आस्किंग हिम टू पे 100 लाख रुपीज. ओके, आस्किंग हिम टू पे हाउ मच?
100 lakhs का नोटिस आया, इंक्लूडिंग पेनल्टी, इंटरेस्ट, एवरीथिंग. सो ही केम टू मी कि भाई इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ भी अच्छे से समझना है तो सीए के पास जाना पड़ेगा. सो केम टू मी, पूरा केस पढ़ा एंड आई केम टू नो दैट कि यहां गड़बड़ है, खाली फोकट पेनल्टी लगा है, ये कुछ नहीं लगेगा. एटलीस्ट 100 lakhs में से इनकी जो टैक्स लायबिलिटी है इट वुड बी रिड्यूस टू 15 lakhs. दैट इज व्हाट माय नॉलेज सेड एंड दैट इज व्हाट आई गिव हिम अश्योरेंस कि दादाजी अब चिंता मत करो, इसको हम 15 लाख पे लेके आएंगे, हो सके तो पूरा ही नलीफाई करवा देंगे. बराबर है, क्योंकि ये थोड़ा गलत लगा है. तो ही ट्रस्टेड मी. बोले बेटा फीस क्या लोगे? मैं बोला दादाजी विल चार्ज अराउंड 40,000 फॉर दिस. विल चार्ज अराउंड 40,000 फॉर दिस केस. ठीक है, कोई बात नहीं. We fought case, we won. So he paid me 40,000. This is my business income. This is my regular income. बराबर है. बट दादाजी भी ऐसे कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है. आगे पीछे कोई नहीं है बोले तो डिसेंडेंट कोई नहीं है. बराबर है. एंड he is owner of a 50 acre land. He is owner of 50 acres land. So what he says कि देखो भाई ऐसे भी मेरे काम का कुछ नहीं है, मैं आपको 20 एकड़ लैंड आउट ऑफ एक्स ग्रेशिया या तो एज अ गिफ्ट समझ लो या तो खुशी के मारे समझ लो, आपने इतना, हमने पूरा नलीफाई ही करवा दिया. 1 करोड़ का उनका जो डिमांड था वो पूरा नील हो गया. So he was very happy and he gave me 20 acres land apart from 40,000 fees he gave. Okay. Now this 20 acres land which I am receiving is called as a gains. This is called as a gains. Okay. समझ में आ रहा है? This is called as what? Gains. But this is business related gain. Why? Because out of my professional service I received this. Out of my professional service I received this. But यही चीज अगर दादाजी ने, मैंने उनका कोई केस वेस नहीं किया, मीन्स कोई फाइट नहीं किया, उनको ऐसा कुछ उनके पास नोटिस भी नहीं आया, बस वो बाजू में रहते हैं और मैं उनका देखभाल करते रहता हूं. बीइंग अ गुड सिटीजन आई डू टेक केयर ऑफ हिम. सो इन while on a deathbed in a will he give me as a gift 30 acres land. बराबर है. So that is what a kind of capital income. Income नहीं, gains. Okay, this is business gain. This is revenue gain you can say. वो जो मिला वो कैसा वाला गेन मिला? कैपिटल वाला गेन मिला. So this is what a difference between income and gains. Clear है? So ignore all future income and gains, but record all future expenses and losses. Ignore all future income and gains, but record all future expenses and losses. समझ में आ रहा है? That is what a conservatism concept या तो prudence concept says. That is what a conservatism or a prudence concept says कि you have to be ready for a worst come worst scenario. हम भी अपने लाइफ में यही करते हैं हमेशा, भाई बीकॉम तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा. बराबर है. बैकअप प्लान. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, बस 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 वही जॉब समझे. ओके. सो दैट इज द रीजन व्हाई नॉर्मली वी क्रिएट व्हाट? बैड डेट्स रिजर्व. हमको पहले ही पता है, पहले ही से शक था ये बंदे पे
ये हमको चूना लगा के ही जाने वाला है, बराबर है। तो उसके नाम का अकाउंट हमने अभी से ही बना लिया, भाई ये चूना लगाने वाला है, समझ में आ रहा है, क्लियर। बट हम किसी को चूना लगाने वाले हैं, वो हम अभी से लिख सकते हैं क्या? क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, वो इनकम ही हो गई ना। हमको किसको पैसा नहीं देना है तो अपने लिए तो वो इनकम हो गया ना। क्या हम वो लिखने वाले हैं खुशी खुशी अपने बैलेंस शीट में बताएंगे? सबसे पहला हम पकड़े जाएंगे कि इसने तो मेरा अकाउंट राइट ऑफ ही कर दिया भाई, तो इसका मतलब है कि ये तो पैसा ही नहीं देने वाला है, समझ में आ रहा है। सो कुछ सोच के बना है ये सब। सो इग्नोर ऑल व्हाट फ्यूचर इनकम एंड गेन्स, but record all future accounting concept called as conservatism concept. Now what remains are the deadly combo, the most important concepts. I am including here conservatism as well. Conservatism is also one of the most important. No doubt all concepts are important, but out of important, these 5 are the most important. If student understands these concepts very well, then accounts, the thought process related to accounts would be pretty easy for him. फिर चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना आता है, ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेगा ना तो जल्दी समझ में आएगा, जो एप्टीट्यूड लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। सो दैट इज व्हाई आई फोकस ऑन दिस 5 कॉन्सेप्ट्स इन अ डिटेल्ड वे, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन टू दिस four main concepts. The first one we take, that is cost concepts. Whatever notes we have circulated now, put it in. मैं बोलूंगा तब उसको बाहर निकालना. We'll be studying from that later. So cost concept. What do you mean by cost concept? What do you mean by cost concept? Cost related to purchase of asset till installation will be recorded. So this concept is related only for the purpose of cost of asset. मीन्स ये सिर्फ इसी के लिए है कि भाई सारा खर्चा ऐड हो जाना चाहिए. ओके, कितने टाइप के कॉस्ट आते हैं? There are various types of cost. There are various types of cost. Just for example, fixed cost, variable cost, direct cost, indirect cost, explicit cost, implicit cost, etc. etc. बराबर है? Okay. So all the costs related to purchase of asset till the time of installation are to be recorded. This is only fundamental for this concept. कि और भी कुछ है? Whether asset is recorded at what cost? Assets are recorded at market value or book value, whichever is less. This is only for closing stock. Is this only for closing stock? It is for all the asset. Let's have jewelry.
ज्वेलरी वर्थ, स्टॉक में ज्वेलरी है वर्थ 1 लाख, तो चलो लेट अस डील विथ 10 ग्राम्स ओनली, 1 तोला. I have jewelry worth 35,000. When I bought it, it was for 35,000. 10 grams तोला. और आज मार्केट में ज्वेलरी 27,000 पे है. तो on what price, what value I'll record? Now jewelry is not my stock. Jewelry is my asset. I am into some other business and I am not a jeweler. फिर भी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, मार्केट वैल्यू पे ही. ओके चलो, आई हैव बिल्डिंग आई बॉट एट 100 lakhs, इट इज वैल्यूइंग टुडे एट 300 lakhs. So I'll have to value my building at 300 lakhs. क्यों इधर भी मार्केट वैल्यू नहीं लिया? अभी इधर इग्नोर ऑल प्रॉफिट, इधर कंजर्वेटिज्म को बीच में ला दिया. समझ में आ रहा है? That is why I said that conservatism concept is good, but it is conflicting as well. Conservatism concept is good concept, but it is conflicting as well. एक बाजू बोलता है कि कॉस्ट और एनआरवी whichever is less, बराबर है. बिल्डिंग वाले केस में या तो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करो या तो कॉस्ट पे वैल्यू करो. तो जब कॉस्ट डाउन है तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, मार्केट वैल्यू डाउन है तो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेंगे. कभी कभी ऊपर भी जाएगा, कभी कभी नीचे भी आएगा. चलो यही ज्वेलरी आज 50,000 हो गया. वैल्यू जैसे चेंज होता है वैसे ही चेंज होगा ना. ज्वेलरी का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है. ज्वेलरी तो होता ही रहता है, वो तो हर दिन चेंज होता है. क्रूड शेयर का प्राइस भी चेंज होता है, बराबर है. रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स आई बॉट फॉर 40,000, आज उसका प्राइस है 1 लाख. सो एट व्हाट वैल्यू आई रिकॉर्ड रिलायंस शेयर्स? 1 लाख और 40,000? 1 लाख 40, 1 lakh. Answer is as far as the fixed assets are concerned, then they would be recorded at book value or the historical cost. What do you mean by historical cost? The purchase price. There is a difference between historical cost, book value, है ना? नहीं है. हिस्टोरिकल कॉस्ट बोले तो क्या? द परचेज प्राइस, the price at which we have bought an asset, the cost which we incurred while buying an asset. That cost is, as you all said, that cost is inclusive of everything till the time of installation. Then what is book value? Historical cost minus depreciation is called as a book value. Book value is also known as carrying cost. Book value is also known as what? Carrying cost. समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? Okay. So there are different types of cost which impacts the recording of an asset. As far as stock is concerned, तो stock के लिए accounting standard already in place है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट ये एक ऐसी चीज है जो एक सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है
अकाउंटेंट्स को अकाउंट लिखने में मदद करता है। ठीक है, that is only and only for inventories accounting standard AS2 बराबर है। बाकी तो नॉर्मली हम असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, मींस वी शो एट हिस्टोरिकल कॉस्ट and the depreciation which is deducted now onwards, we don't deduct a depreciation and show net, but we write depreciation separately as a depreciation fund that again I'll be taking in a depreciation chapter. Clear है इतना? Okay? हाँ, yes. हाँ, that is what after depreciation value. That is what after depreciation. If asset is a depreciable asset, फॉर एग्जाम्पल लैंड इज नॉन डिप्रिशिएबल असेट, बराबर है, तो लैंड की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वही लिखेंगे। नो, ऐसा नहीं, पोजीशन एज ऑन डेट, बराबर है, पोजीशन इज एज ऑन डेट, नो डाउट, बट इफ वी राइट लेट्स से लैंड I bought for 1 crore and now it is 3 crores. Okay, no doubt there is an upgradation of 2 crores. But whether that amount I have realized? No. As on that I haven't realized. So conservatism concept वापस से पिक्चर में आता है, बोले ignore all future profit and income, means income and gains. Okay. So वो चीज 2 करोड़ मुझे कभी मिला ही नहीं है तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? एंड स्टिल माई पोजीशन बोले तो आज जो मैंने जितना लैंड के पीछे खर्चा किया है वही मैंने रिकॉर्ड किया है। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 जो है दैट इज फॉर फिक्स असेट, तो जब हम डिप्रिशिएशन सीखेंगे ना तो वो AS10 भी हम साथ साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो वो टाइम पे ये जो आपका डाउट है वो मैं डिटेल में क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? सो नॉर्मली असेट्स आर रिकॉर्डेड एट व्हाट? इट्स कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ज्यादा से ज्यादा कैरिंग कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट बुक वैल्यू। क्लियर है? नाउ मूविंग फर्दर विथ accrual concept, revenue recognition and matching revenue concept. So let us discuss matching revenue concept. Very important concept. What do we mean by matching revenue? Huh? What do we mean by matching revenue concept? थोड़ा रॉ आंसर दिया करो ना, बुक वाला आंसर मत दो, ऐसा एकदम लॉजिकल आंसर बोलो। मैचिंग रेवेन्यू व्हाट यू सेड अगेन? एक्सपेंस क्या? एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी मैच्ड। और
ये नाम ही पहली बार सुन रहे हैं? सुना है? ओके। पढ़ा नहीं है? पढ़ा भी है। मैचिंग रेवेन्यू, यस, यही आंसर है क्या? एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी मैच्ड। एक्सपेंसेस और इनकम मैच होंगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा? एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं। चलो चलो इस चीज को बाजू पे रखो, मैचिंग रेवेन्यू को अभी पार्किंग में रखो, ठीक है, समझते हैं उसको। अकाउंट्स अच्छे से आता है सबको? कितने लोग के 90 अबव स्कोर आने वाले? 90 एंड अबव वाले? एनीवन? होगा बट हाथ ऊपर नहीं करेगा, बोला किसी की तो नजर लग जाएगी। 80 एंड अबव? अच्छा, 60 एंड अबव? सबके? 50 एंड अबव? बस सर बस, इतना हमारा स्टैंडर्ड कम मत करो। सो आई प्रिज्यूम दैट ऑल आर अबव 70, ओके? 50, 60, 70, 80, 90 doesn't matter to me. You all are CA foundation students and you all are fresh, okay? Let's say a trading account. I hope it is visible, है ना? ध्यान इधर देना अभी। And you have P&L account. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? परचेस कहां पे आएगा? परचेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न इधर लिख सकता हूं मैं? नहीं लगेगा ना? अच्छा ठीक है, चलो माइनस किया। फिर इधर सेल्स आएगा, आप बोलेंगे सेल्स रिटर्न भी लिखो सर। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके, गुड्स विथ ड्रॉन। रॉयल्टीज क्या होगा? डेबिट साइड आएगा। अच्छा, रॉयल्टीज P&L में आएगा कि ट्रेडिंग में आएगा? चलो, इट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, आई विल बी टीचिंग यू इन रॉयल्टी अकाउंट्स, ठीक है? तब तक के लिए पेंडिंग रखो रॉयल्टी, बराबर है? तो मोटा मोटा ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना? फिर क्या आएगा इधर? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, या तो इधर आया तो ग्रॉस लॉस आया, ओके? P&L में मेन चीज बताना, चिंदी चिंदी नहीं बताना, बराबर है? सैलरीज आएगा, एडमिन एक्सपेंस आएगा, रेंट आएगा, ऑफिस एक्सपेंस आएगा, चलो एडमिन आ गया, स्टेशनरी ऑफिस में आ गया, मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग आ गया, मींस एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में आ गया, डेप्रिसिएशन, वो क्या है? ओके, रिजर्व्स आ गए, प्रोविजंस आ गए, बराबर है? इधर क्या आएगा? क्रेडिट साइड, जीपी आएगा, कमीशन आएगा, अक्रूड इनकम, क्या बोले? हाँ सारे, डिस्काउंट रिसीव्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर इधर क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिला, बराबर है? या तो इधर नेट लॉस, ओके?
अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नाउ गिव मी फ्यू आंसर्स। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज को मैं क्रेडिट क्यों करता हूं? क्वेश्चन नंबर 1। क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्रेडिट क्यों करता हूं? क्वेश्चन नंबर 2। डिप्रिसिएशन को मैं डेबिट क्यों करता हूं? क्वेश्चन नंबर 3। सैलरीज को डेबिट क्यों करता हूं? चलो वो भी बता देना। चलो एक के बाद एक सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। व्हाई डू क्लोजिंग स्टॉक? अगर आप लोग ने मेरा लेक्चर पहले कभी देखा है या तो पहले कभी सुना है या तो कोई सीनियर्स की नोट्स में से पढ़ा है, देन आई रिक्वेस्ट नॉट टू आंसर। बराबर है? लेट अदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, क्योंकि काफी बार मेरे ऑलमोस्ट काफी लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। बराबर है? सो वॉट एवर आई आस्क क्वेश्चंस दे गिव टू मी द perfect answer, means what I normally teach. So let the suspense be created. I am going this roundabout way only just to make you understand. बराबर है? So पहले से अगर कुछ पता है तो नहीं बोलना, rest you can participate and answer. Yes, closing stock. Why do we credit closing stock? सोचा है कभी 11th-12th में क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड और इधर क्रेडिट। तो सर डुअल इफेक्ट हो गया। और क्या चाहिए? फॉग। और क्या चाहिए? आता है ना अभी कुछ ऐड नया नया? नहीं देखते टीवी? यस, why do we credit closing stock? See, this is a kind of question where, except the students who have studied from me, avoid such things. Except the students who have studied from me, very few people or chartered accountants can answer it in first shot. बराबर है? Now this is where I say you have to implement your logics. Why do we credit closing stock? कोई भी रीजन तो बताओ। एक आपने बोला टू कंप्लीट डबल एंट्री इफेक्ट, है ना? टू कंप्लीट डुअल एंट्री इफेक्ट। लाइक ओके, next year it will be sold. Yes, why do we credit closing stock? Any other answer? Any other wild guess? ऐसा सेल तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ना, कितने का सेल करूंगा वो तो रिकॉर्ड करते ही जाऊंगा। सेल तो जितना रिकॉर्ड करूंगा मीन्स जितना ट्रांजैक्शन होता जाएगा वो तो मेरे पास डेटा है ही। प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको मिसिंग फिगर नहीं मिलता है। हाँ, सम्स में आपको मिसिंग फिगर मिलेगा कि फाइंड आउट सेल्स। यू हैव ओपनिंग स्टॉक फिगर, यू हैव क्लोजिंग स्टॉक फिगर, यू हैव परचेस फिगर, नाउ फाइंड आउट सेल्स, और यू हैव जीपी, यू फाइंड सेल्स। बराबर, प्रैक्टिकल में तो पता ही चलेगा ही कितने का वड़ा पाव बेचा।
Yes. Outstanding income, conservatism concept. We do not record future income and gains. Yes. All my friends gonna score above 90. No. Is it? वो तो है, but why? Closing stock will become opening stock, but why it is closing stock first? That is the question. चलो समझाता हूं. कुछ ऐसा एग्जांपल लेके समझाता हूं. ये एग्जांपल को दिमाग में, दिल में, जहां पे भी उतारना है उतार देना, बराबर है. और ये एग्जांपल को लाइफ टाइम याद रखना. लाइफ टाइम बोले तो even after you become a chartered accountant, you do remember this example. Clear? And again this example I will be quoting many times in future. इन्वेंट्री के चैप्टर में भी मैं इसको कोट करूंगा. मैं इंटरमीडिएट में जब कॉस्ट चालू करूंगा सब्जेक्ट, तभी भी मैं इसको कोट करूंगा. ठीक है. So let us understand the logic of recording closing stock on credit side. ट्रेडिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बराबर है. क्योंकि मुझे आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना है, इसीलिए हम स्टार्टिंग विद ट्रेडिंग अकाउंट. लेट्स से आई बाई अ पार्ले जी. बिजनेस अपना ऐसा है कि पार्ले जी परचेज करेंगे और पार्ले जी बिस्किट्स बेचेंगे. ओके. सो आई बॉट 100 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट्स. सो परचेज क्या लिखूंगा मैं? परचेज कितना लिखूंगा? 100 पैकेट्स. परचेज प्राइस लेट्स से इट इज 3 रुपीज का मैंने परचेज किया. सो इट वुड बी 300. 100 पैकेट्स बॉट एंड for ₹3 each. So my purchase cost is how much? 300. Okay. I am selling. I sold how much? Let's say 70 packets I sold at 5. कितना? 350. I sold 70 packets at 5. कितना? 350. Profit कितना हुआ? Whether it is correct profit? क्या प्रॉफिट 50 सही है? केमिकल लोचा यहीं पे चालू हो जाएगा. 2 रुपए का मार्जिन से मैं बेच रहा हूं, 70 बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 140 आना चाहिए. तो भाई ये 50 आया कैसे? समझ में आ रहा है? 50 आया कैसे? बोले ये गलत है. Why it is wrong? Why it is wrong? Why it is wrong? Why it is wrong? Because I haven't recorded my expenses equal to the revenue which I earned. I am again repeating, I haven't recorded my expenses equivalent to the revenue I earned. Translated in Hindi, मैंने उतना खर्चा नहीं डेबिट किया है जितने का मैंने सेल किया है. समझे नहीं समझे? मैंने सेल किया 70 पैकेट का, बट मैंने खर्चा डेबिट किया 100 पैकेट का. सो देयर इज इम्बैलेंस. आई डेबिटेड 100 पैकेट्स एक्सपेंसेस, वेयर बाय मुझे सेल कितना किया मैंने? 70 पैकेट. एक्सपेंस कितना पैकेट्स का डेबिट किया? 100 पैकेट्स का डेबिट किया. मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको उतने
तब जाके आपको ये जो प्रॉफिट मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। अदरवाइज यू कैन सी प्रॉफिट मेरा आया 50 रुपया, केमिकल लोचा तो इधर ही हो गया, मुझे मिलना चाहिए था कितना 140, मिला कितना 50। तो बोले क्या गलत किया? बोले आपने ये चीज गलत किया कि आपने खर्चा डेबिट किया 100 पैकेट का, जबकि आपने क्रेडिट किया 70 पैकेट्स। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं 30 पैकेट्स आर मोर डेबिटेड। ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं 30 पैकेट्स आर व्हाट? मोर डेबिटेड। इट मीन्स माई एक्सपेंस इज ओवरकास्टेड, ओवर डेबिटेड। बराबर है? तो अब क्या करूं? उतना बिल फाड़ के फेंक दूं? नहीं, अकाउंट्स में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अकाउंट्स में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं भाई चलो 70 का बिल रखो, 30 का बिल फेंक दो, या तो नेक्स्ट ईयर में ले लेना। आई कांट डू दैट। बराबर है? कैन आई रिवर्स दिस एंट्री? नो, आई कैनॉट। मैं क्या परचेज रिटर्न कर दूं? नो, आई कांट डू दिस। बराबर है? तो टेक्निक क्या, ये इधर 100 को 70 पे मैच करने का टेक्निक क्या? तो एक काम करो, क्या बचा आपके पास? गुड्स बचा। बराबर है? क्या बचा? गुड्स बचा। कैसा वाला है? स्टॉक है। कौन सा वाला है? क्लोजिंग है। बराबर है? तो इधर से इधर आप माइनस नहीं कर सकते हो तो क्रेडिट साइड लिख दो। माइनस नहीं कर सकते हो तो क्या करो? क्रेडिट साइड लिखो। भाई स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग इन गोडाउन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 30। कितने से? बोले 5 रुपए से। बोले नहीं, 3 रुपए से, क्योंकि मुझे परचेस को एडजस्ट करना है। बराबर है? हेंस माई क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट and not at selling price. My closing stock is recorded at cost and not selling price. Conservatism concept again. क्योंकि इनकम हुआ ही नहीं है, इनकम हुआ ही नहीं है तो मैं उसको सेलिंग प्राइस पे कैसे लिख सकता हूं? बराबर है? सो दैट इज एट 390। अब अपना प्रॉफिट टैली करो। 350 प्लस 90 माइनस 300, so it would be 140. Now you get correct profit according to your logic. तो अभी कोई भी पूछता है what is the logic of recording closing stock on a credit side? It is just because of matching revenue concept. It is just because of what? Matching revenue concept. क्योंकि मुझे रेवेन्यू के जितना खर्चा मैच करना था जो ऑलरेडी ज्यादा डेबिट हो गया था, इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया ताकि मेरा खर्चा मैच हो जाए रेवेन्यू के साथ। सो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। 100 माइनस 30 इज इक्वल टू व्हाट? भूलेंगे क्या कभी इसको, ये लॉजिक को? तो अब से कोई भी आपको पूछता है, अब किसी को भी ये पूछ लेना, जाओ 90% किसी को भी पूछ लेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूछ लेना, अनलेस अदरवाइज ही हैज परफेक्ट लॉजिकल नॉलेज, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आंसर गलत ही होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर गलत ही होगा। बोलो वो तो ये मैनेज करना पड़ता है, वो मैनेज करना पड़ता है, प्रॉफिट मैनेज करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। बराबर है? बट लॉजिकल आंसर ये है। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, द बेस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन अंडरस्टैंडिंग द एंट्रीज। Okay, so why closing stock is recorded on credit side? Just to justify matching revenue concept. Just to justify what? Matching revenue concept. So this was my question number 1. Goods withdrawn for personal use. क्या ये कभी रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी हुई? नहीं। क्या ये रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी हुई? नहीं। बट क्या ये खर्चा बिजनेस रिलेटेड हुआ? नहीं, पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ। बट फिर भी गुड्स तो बाहर गया ना,
उसका रेवेन्यू क्या मुझे मिलने वाला है? नहीं। तो परचेस में से उतना निकाल के बाजू पे रख दो। अगेन मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो परचेस उतना ही डेबिट होगा जितने का सेल हो रहा है, और यही चीज आगे जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर ये जब सेल होगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? ओके। सैलरीज क्यों डेबिट होता है? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, बराबर है। जितना महीना काम किया उतना सैलरी डेबिट करते हैं। क्या हम 13 महीने का सैलरी डेबिट करते हैं कभी? नहीं। अगर कर दिया तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पे क्या करते हैं? क्यों माइनस करते हैं? पूछा कभी? नहीं। मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये साल का एक्सपेंडिचर है ही नहीं। 13 महीने का सैलरी, रेवेन्यू मेरा 12 महीने का, सैलरी मेरा 13 महीने का। जब ये साल का एक्सपेंडिचर ही नहीं है तो डेबिट क्यों करने का? बराबर है। खर्चा हुआ नहीं मींस वैसे हो गया बट कैश अगले साल जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो लिखते हैं ना, ऐड करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू 12 महीने का लिया और खर्चा 10 महीने का ले रहे, गलत है तो ऐड कर दो भाई। इनको और एक कॉन्सेप्ट भी हिट करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट द मेन पर्पज इज व्हाट? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। क्लियर है इतना? डिप्रिशिएशन, इसका मुझे बताओ, ये कैसे मैचिंग रेवेन्यू हुआ? अगर हुआ तो सेट में से माइनस करते हैं, बट रेवेन्यू, मैचिंग रेवेन्यू, खर्चा ही कहां है? यूज किया नो डाउट, बट ये एक्सपेंडिचर ही कहां है? ये तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू को कैसे मैच करेगा? दैट इज व्हाट द थिंग इज। 10,000 का डिप्रिशिएशन जो लगा वो हम डिप्रिशिएशन के चैप्टर में सीखेंगे, बट उसका इधर P&L में डेबिट करने का क्या मतलब? लॉस है, डेप्रिशिएशन लॉस है। लॉस इज अ सिचुएशन वेयर एक्सपेंसेस इज मोर देन इनकम, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉस। भावनाओं को समझ। Let's say I bought a machine for 1 lakh. I bought a machine for 1 lakh. अब मशीन क्यों करने के लिए? नहीं, यूज करने के लिए। और उसको यूज करके मैं क्या करेगा? What I'll do? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस काम आएगा? सेल करने के लिए। सेल बोले तो क्या? रेवेन्यू, बराबर है। तो 1 लाख का खर्चा कर लिया मस्ती मस्ती में प्रोडक्शन करने के लिए। अब क्या ये पूरा 1 लाख यही साल में खत्म हो जाएगा? क्या ये मशीन से मैं अगले साल प्रोडक्शन कर सकता हूं? बराबर है। तो क्या ये 1 लाख रुपीस मेरे 1 साल के प्रोडक्शन के रिलेटेड है? नो।
whether this 1 lakh is related to this year's production, no. Then estimated, जब परचेस किया था ना तब मुझे दुकान वाले ने बोला था कि भाई ये एटलीस्ट 5 साल तो चलेगा, आप इसे 5 साल तक प्रोडक्शन करके कमा सकते हो। तो अब ये 1 लाख रुपया कितने साल का रेवेन्यू मुझे अर्न करके देगा? 5 साल। P&L में कितने साल का रेवेन्यू डेबिट कर रहा हूं? 1 ईयर, बराबर है। तो 5 साल के लिए 1 लाख रुपया, तो 1 साल के लिए कितना? 20,000। 5 साल के लिए 1 लाख रुपया, तो 1 साल के लिए कितना? 20,000। अब सोचो कि मैं इधर P&L में डिप्रिसिएशन के नाम पे 20,000 डेबिट नहीं करता हूं, तो क्या मेरा प्रॉफिट सही आया? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू तो मिल चुका है वही मशीन को यूज करके, प्रोडक्शन करके, सेल करके, बट क्या वो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने सारे खर्चे डेबिट कर दिए? ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट ईयर्स रेवेन्यू शुड बी डेबिटेड। all expenditure incurred to earn that year's revenue should be debited। तो मैंने सब डेबिट किया, बट मशीन का 1 लाख रुपया मैंने डेबिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो 1 साल का खर्चा नहीं था, वो 5 साल का खर्चा था। तो मैंने क्या किया? मैंने वो 1 लाख को पार्किंग में रख दिया। बैलेंस शीट इज माई पार्किंग एरिया, बैलेंस शीट इज व्हाट? माई पार्किंग एरिया। तो मैंने उसको पार्किंग में रख दिया। फिर क्या किया? मैंने क्या सोचा कि अभी वहां से ये तो 5 साल का खर्चा मैंने रख दिया पार्किंग में, बट 1 साल का पार्किंग तो आना चाहिए ना, 1 साल का पार्किंग फीस तो एलोकेट होना चाहिए। तो 5 years इज टू 1 lakh, देन 1 year इज टू हाउ मच? 20,000। तो इस तरह से उधर से 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया। बोले कि इतने का तो हमको रिटर्न मिल गया, इनकम मिल गया, इनकम रियलाइज हो गया। ओके, और मैं 20,000 उस वजह से मैं डेबिट कर देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये 20,000 का खर्चा नहीं अपोर्शन किया होता तो मैं आज ये सेल नहीं कर पाता। ओके, अगर मैं 1 लाख का खर्चा नहीं करता तो मैं मशीन नहीं ले सकता था, मैं मशीन नहीं ले सकता था तो मैं सेल नहीं कर सकता था, तो मेरा P&L में इनकम नहीं आता। अब वो आया मशीन के वजह से, तो उसका खर्चा भी तो आना ही चाहिए। मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। सो व्हाई डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। व्हाई डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। नो अदर लॉजिक, नो अदर लॉजिक। कोई लॉस नहीं होता है, कोई डिक्रीजिंग वैल्यू वगैरह वगैरह नहीं होता है। दैट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉजिक इज, वो पैसे जो अपने बैलेंस शीट में एक साथ खर्चा कर दिया है उसको हर साल अपोर्शन तो करना पड़ेगा। और वही चीज को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा दूसरी मेथड्स के साथ भी, जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा तब। क्लियर है इतना? सो प्राइमा फेसी व्हाई डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड? मैचिंग रेवेन्यू। व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज डेबिटेड? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। क्लियर है इतना? दिमाग में बैठ गया ना? So this was one of the most mighty concept and most important concept। यही कॉन्सेप्ट पे आधे अकाउंटिंग डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। घर पे जाके सोचना, P&L को लेके सोचना कि अरे ये क्यों, अरे ये क्यों, ये क्यों। आपको आधे से ऊपर आंसर तो मैचिंग रेवेन्यू में मिल जाएंगे, कंजर्वेटिज्म में मिल जाएंगे। जो अब तक आपने नहीं सोचा है अकाउंट्स के बारे में, अब थोड़ा थोड़ा सोचना। ओके, सो नाउ ओनली 2 concepts remains, that is accrual and revenue recognition, which will be dealing tomorrow। Clear? Okay, enough for today। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।